हेलो दोस्तों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अधिकतर बच्चों को बहुत टफ लगता है कि जैसे कि ये कैसे पूरा करेंगे। रिवीजन तो इसका बहुत टफ होता है, क्योंकि रिवीजन में बहुत 1-2 साल के बाद जब रिवीजन करते हैं बहुत सारे लोग, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे 50-60 पेज का बना हुआ है नोट्स। और कोटा के कोचिंग्स में या कहीं के भी कोचिंग्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत लंबा नोट्स होता है, जो कि रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। तो हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से शॉर्टकट में कि आप आसानी से समझ जाएंगे सब कुछ, सारा कोर कॉन्सेप्ट्स, और डिटेल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेसिक से, टोटली बेसिक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो क्या पढ़ना है हम सबको? तो जो ये इलेक्ट्रो वर्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम सब पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, और इसका इफेक्ट जो भी दूसरे चार्जों पर पड़ता है या सराउंडिंग पर पड़ता है उसका इफेक्ट पढ़ने वाला है इसमें। तो सबसे पहले हम सब क्या लिखने वाले हैं इसमें कि हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप ये पॉइंट बना करके लिख लीजिए। We will study the property of charge and its effect in this chapter. तो इतना छोटा सा चीज़ पढ़ना हम सबको, सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और इसका इफेक्ट। फिर ये टफ कैसे हो जाता है? टफ बना दिया जाता है, इसको टफ बना देते हैं पढ़ाने वाले टीचर्स। अब सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स हम सब समझते हैं, उसके बाद हम ओवरव्यू देंगे और उसके बाद हम सब डिटेल में चलेंगे आगे। तो चार्ज क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि हम सब चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। जो जिस तरह से हम सब मास को डिफाइन करेंगे उसी तरह से चार्ज को डिफाइन करेंगे। चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लाइक मास, जैसे मास प्रॉपर्टी है मैटर का, उसी तरह से चार्ज भी प्रॉपर्टी है मैटर का। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चार्ज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा अलग से डिफाइन करना है। डिफिनीशन बहुत सिंपल है। जैसे मास जो है प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर में मास होता है, उसी तरह से किसी भी मैटर में चार्ज होता है। लेकिन इसका एक अलग भी बात है कि चार्ज जो होता है किसी भी मैटर में होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में जो होता है चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, बाकी सभी मैटर्स में चार्ज होता है, क्योंकि सारे मैटर्स चार्ज के ही बने होते हैं। तो चार्ज हो गया। अब इसमें पढ़ना क्या, अब ओवरव्यू देंगे हम। थोड़ा सा एक चीज़ ये भी जान लेते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव। और
एक छोटा सा चीज़ और लिख लेते हैं कि लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other. तो क्या होगा कि सेम चार्ज जो रहेगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और अपोजिट चार्ज का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज हो गया दो तरह का, यहाँ पर लिख लीजिए, टू टाइप्स हो गया चार्ज का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन मास क्या होता है, मास में कोई टाइप नहीं होता, मास सिर्फ एक टाइप का होता है और चार्ज दो टाइप का होता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लेकिन मास में क्या होता था ग्रेविटेशन में कि मास सिर्फ अट्रैक्ट ही करते हैं, वो रिपेल नहीं करते हैं। तो अब हम आपको एक ओवरव्यू देंगे पूरे चैप्टर का, और पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हम सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू में क्या है कि सबसे पहले हम सब ओवरव्यू में ये जानते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम सबको चार्ज पढ़ना है, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से वो दूसरे मैटर्स पर या दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर अपना इफेक्ट डालता है। तो ये सब कैसे जानेंगे हम सब, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम सब लिख लेते हैं कि क्या होता है। तो चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि चार्ज प्रोड्यूस करता है। अब एक और बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ज के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। हम सब बाद के चैप्टर्स में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और भी तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन हम सब यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाई चार्ज इन इट्स सराउंडिंग। तो अब ओवरव्यू में देखिए क्या है ओवरऑल। ओवरव्यू में सिंपल में समझेंगे पूरे चैप्टर को इसमें। तो ये हो गया आपका कोई क्यू चार्ज। चार्ज को जनरली हम सब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लिए क्यू चार्ज, और चार्ज के चारों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे बना लिए। पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ये आउटसाइड दिखाते हैं। इसके बारे में हम सब डिटेल में बताएंगे बाद में।
तो ये हो गया क्यू चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पूरे चैप्टर में हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कि लेट अस सपोज कोई, ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, कोई चार्ज है स्फेरिकल चार्ज, कोई होलो स्फीयर है, कोई सिलिंड्रिकल स्फीयर है, कोई वायर है, वायर पर चार्ज है। तो उन सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर क्या होगा, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से बाहर आता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पढ़ेंगे हम सब इस पूरे चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो होता है दूसरे चार्जों पर क्या आता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या आता है। तो पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले समझ में आ गया कि बहुत सिंपल सा चीज़ पढ़ने वाले हैं कि चार्ज होता है, चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशन के चलते क्या क्या आता है आर डिस्टेंस पर, ये सब कैलकुलेट करेंगे हम सब। ये तो कैलकुलेशन हो गया, ये फिजिक्स नहीं हुआ, कैलकुलेशन हो गया ये सब। तो हम सब पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चार्ज के बाद, चार्ज स्टार्टिंग में हम सब पढ़ेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम सब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पढ़ेंगे हम सब। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इसका कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैलकुलेशन। और देखो, और एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि चार्ज का इफेक्ट हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड से जानते हैं कि क्या होता है दूसरे चार्जों पर या ऑब्जेक्ट्स पर। लेकिन चार्ज का इफेक्ट हम सब एक और क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी हेल्प से भी सेम चीज़ हम सब पता करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पता कर सकते हैं कि इफेक्ट, चार्ज का इफेक्ट। तो चार्ज के इफेक्ट को हम सब दो तरह से पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो हम सब और क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बता दिए कि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, हम सब ग्रेविटेशन में पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी, वो उसको बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। या इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सेम चीज़ है, इसमें भी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सेम चीज़ ही है। पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो सेम चीज़ है। लेकिन हम इसको डिटेल में बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और अभी शॉर्टकट में बता देते हैं हम सब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और इसके बाद हम सब स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पहले ये बता देते हैं हम। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको हम दोबारा ही बताएंगे, लेकिन यहां पर बता दे रहे हैं कि ओवरव्यू समझ में आ जाएगा टोटल। ओवरव्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। जैसे आप यहां पर समझो, हम सबसे पहले ग्रेविटेशन से ही आसानी से समझा देते हैं। जैसे यहां पर कोई मास m है, और इस मास m के पास कोई एक और मास है यहां पर, और मान लो इसका मास m1 है। अब हमको पता है कि ये मास m1 को मास m अट्रैक्ट कर रहा है। मास m को हम मान लेते हैं बहुत हेवी है और ये स्टैटिक है, रुका हुआ है। और m1 को मान लेते हैं कि एक छोटा सा मास है जिसको हम सब मूव करने वाले हैं।
तो M1 को क्या कर रहा है, ये मास M अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि इस मास M1 को, ये मान लो ये है, इससे दूरी है H1, और इसको हमको ले जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं M1 को। तो ये टोटल दूरी क्या हो गया, H2 हो गया, और ये दूरी हो गया H2 माइनस H1। तो मेरे को ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति इस मास M1 को यहाँ पर ले जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा इस मास पर, क्योंकि इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये मास इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और हमको एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल, और ये क्या हो गया, F ग्रेविटेशनल, जो कि ये मास लगा रहा है। तो जो F एक्सटर्नल फोर्स हम सब लगाएंगे इधर की तरफ, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मूव कर रहे हैं हम सब और फोर्स भी लगा रहे हैं, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा, तो इसमें हम सब वर्क करते हैं। तो वर्क कितना करेंगे हम सब, तो वर्क करेंगे F एक्सटर्नल इंटू डिस्टेंस, जो भी ये डिस्टेंस है H2 माइनस H1, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा F एक्सटर्नल इंटू H2 माइनस H1। आपको पता है कि F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है, तो फोर्स वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, इसलिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो जो आपका वर्क डन आया, अब समझेंगे, इस पर ध्यान देना कि जो आपका वर्क डन आया वो आखिर वर्क जो आपके द्वारा किया गया वो आखिर कहाँ चला गया, ये तो वो चला जाएगा जो भी इस मास M के और मास M1 के चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें जाकर के आपका वर्क डन स्टोर हो गया। तो आपका वर्क डन उसमें स्टोर हो गया। तो वर्क डन जब स्टोर हो जाता है तो हम सब क्या बोलते हैं, कोई भी आप वर्क करोगे आप जाकर के तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और जब आपको इसको यहाँ से यहाँ लाओगे वापस, तो जो स्टोर हुआ था वो वापस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब देखते हैं, और इसको छोड़ देंगे यहीं से तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आते समय आपको पता है कि कोई ऊपर से चीज़ गिरता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल। तो हम सब क्या करेंगे, अगर इस पोटेंशियल, इस पॉइंट को A मानते हैं, इस पॉइंट को B मानते हैं, तो ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस का क्या मतलब हुआ कि जो पहले से टोटल एनर्जी स्टोर्ड है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो बाद में टोटल एनर्जी स्टोर है, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वर्क डन एक्सटर्नल है। तो कितना एनर्जी स्टोर है मेरे को उससे मतलब नहीं है ये ग्रेविटेशनल फील्ड में। ये पोटेंशियल एनर्जी एट A क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी एट B क्या होगा इससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। तो डिफरेंस इतना आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट A जो है वो हाई है, पोटेंशियल एनर्जी एट B जो है वो लो है। तो हमको इससे मतलब है। तो A के पास एट पॉइंट A पोटेंशियल एनर्जी हाई है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एनर्जी बढ़ गया, और B में क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड में एनर्जी थोड़ा कम है, और उसका डिफरेंस क्या है, ये वर्क डन एक्सटर्नल है। तो ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। अब हम आपको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे चैप्टर को।